हेलो दोस्तों, लर्न हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी पढ़ाने वाले हैं जिसका नाम है तकदीर का खेल। तकदीर का खेल बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है दोस्तों। हर दोस्त की तकदीर कभी ना कभी खेल खेलता है। तो इस स्टोरी से भी आप ये सीखेंगे कि कैसे दो भाइयों के बीच में क्या होता है और कैसे क्या होता है। तो ये चीज़ हम लोग इस कहानी में सीखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तकदीर का खेल। बात बहुत पुरानी है। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी थे। इनका कीमती रत्न का कारोबार था। इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में इनका मान और सम्मान था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। यह दो भाइयों की कहानी है, रामलाल और श्यामलाल की। गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम के एक व्यापारी था। उनका कीमती रत्न का कारोबार था। ठीक है, इनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत में इनका नाम, मान और सम्मान सब कुछ था। मनसुख लाल के दो बेटे थे जिनका नाम रामलाल और श्यामलाल था। देखिए, आखिर इस टॉपिक का नाम है तकदीर का खेल। कहाँ पे क्या होता है इस चीज़ को हम लोग पढ़ते हैं। काफ़ी रोचक कहानी है दोस्तों। तो आइए यहाँ से हम लोग पढ़ कर देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और देखिए यहाँ पे दोस्तों का बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। रामलाल में घमंड के साथ साथ ईर्ष्या और बेईमानी का भी अवगुण था। ठीक है, रामलाल में घमंड के साथ साथ ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। ठीक है, समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। वहीं मनसुख लाल जो रामलाल और श्यामलाल के पिता हैं। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया था। ऐसे में दोनों बेटों ने मनसुख लाल के यानी अपने पिता के कारोबार में हाथ बटाना शुरू कर दिए थे। कुछ समय के पश्चात देखिए कैसे लिखा है, ये तालब श और च। ठीक है, इसी को एक साथ ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, पश्चात ऐसे लिखा हुआ है दोस्तों। तो कह रहे कि कुछ समय के पश्चात मनसुख लाल चल बसे और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक फैसलों में अपनी मतलब कि रामलाल बड़ा भाई था, इसलिए बड़ा भाई होने के नाते व्यापारिक फैसलों में मतलब जो भी व्यापारिक निर्णय लेना होता था, फैसला लेना होता था, कहाँ से क्या करना है, ये सब चीज़ अपनी मर्जी की चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। रामलाल जो भी फैसला लेता था उसमें उसका भी फायदा छुपा हुआ रहा था। मतलब कि बेईमानी उसके अंदर था और मक्कारी भी, समझिए बेईमानी मक्कारी समझ रहे हैं ना, कि काफ़ी
अलग तरीके से, लगता ही नहीं था कि वो अपने भाई के साथ में है। इस तरीके से असली रत्न के नाम पर वह नकली रत्न का व्यापार करने लगा। असली रत्न के नाम पर अब नकली रत्न का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा, जिससे उसका मुनाफा जो है बढ़ने लगा। इस मुनाफे से उसका बाकी बचा चरित्र भी काला हो गया। उसका जो भी अब चरित्र बचा था, मतलब कि थोड़ा बहुत ठीक ठाक था भाई और पिता के चलते, तो वो भी धीरे धीरे काला होने लगा, मतलब कि बदनाम होने लगा। दौलत के घमंड में वह परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। उसके पास दौलत हो चुका था, जिसके कारण वो हमेशा उग्र व्यवहार करता था, किसी को कुछ भी बोल देता था, ठीक ना, इस प्रकार का व्यवहार करता था। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म तो नहीं हुआ, परंतु जब उसने उसके व्यवहार में परिवर्तन देखा तो पूरे माजरे को समझने में उसे ज़्यादा देर नहीं लगी। उसका जो भाई था रामलाल, उसका जो भाई था श्यामलाल, उसको शुरू में रामलाल की बेईमानी का इल्म नहीं था, पता नहीं था कि वो उसका भाई बेईमान कर रहा है, उसको बेईमानी कर रहा है। लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी वो समझ गया। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की। वह रामलाल को समझाने और सही रास्ते पर लाने की कोशिश भी की, परंतु वह नाकाम रहा। उल्टे रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया। उल्टे जो है रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी उसने बेईमानी की साजिश रची। घर में कलह का माहौल पैदा किया। अंततः रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और उसके बाद देखिए क्या होता है। श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वह कब्जा कर बैठा और श्यामलाल का भी जो हिस्सा था उसके व्यापार पर भी वो कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना ठिकाना बनाया और रत्न के अपने व्यापार को नए सिरे से शुरू किया। कौन? श्यामलाल, ठीक है। ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्दी ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी थी। नकली रत्न के व्यापार के कारण रत्न बाजार में रामलाल की साख को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का, देखिए रामलाल बहुत बेईमान था और नकली रत्न का व्यापार भी करता था, तो उसको जो है उसके व्यापार का दायरा सिमटने लगा। अब उसका मार्केट जो है खराब होने लगा, व्यापार की दायरा सिमटने लगा। अंततः नौबत यहाँ तक आ गई कि बाहर क्या अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई कि रामलाल को धन के अभाव में अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ रहा था। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और वह परिवार सहित सड़क पर आ गया। अब रामलाल को अपने किए
पर पछतावा हो रहा था। अब रामलाल को अपने किए पर पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना उसके लिए संभव नहीं था। दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर का खेल था जिसकी बदौलत वह रंक से राजा बन गया था। दूसरी तरफ श्यामलाल के तकदीर का खेल था जिससे वो रंक से राजा बन गया था। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। जब रामलाल की बदहाली की खबर श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वह भागा भागा अपने बड़े भाई रामलाल के पास पहुंचा और रामलाल के लाख मना करने के बाद भी उसे परिवार सहित अपने पास ले आया। यह भी तकदीर का ही खेल था कि जिस भाई के साथ रामलाल बदसलूकी कर उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर ले आया था। देखिए कितनी बड़ी बात है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है दोस्तों? इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। लेकिन दोस्तों इतना ज़रूर है कि आपका कर्म का फल भी मिलेगा। आप जैसे करेंगे उसी के अनुसार आपका तकदीर भी साथ देगा। इतना ज़रूर है कि आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। जिस तरह रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उसके साथ खेल खेला था, इसी तरह अच्छे कर्म करने वाले के साथ भी होता है दोस्तों। तो अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। क्या पता कल तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसलिए कहते हैं तकदीर का खेल निराला है। इसीलिए कहते हैं कि तकदीर का खेल निराला है। तो दोस्तों यह स्टोरी कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और यदि इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।